नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 9वें लेक्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट, एडेफिक, बायोटिक, फिजियोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि क्रॉप के प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ना शुरू करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले पार्ट में क्या पढ़ाया था। देखो, पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि क्रॉप ग्रोथ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद क्रॉप ग्रोथ के इंटरनल कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉप ग्रोथ में जो अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो जेनेटिक फैक्टर मैंने बता दिया था। इंटरनल फैक्टर में एक ही है, जेनेटिक और हेरिडिटी। ये जो फैक्टर होता है ये प्लांट के अंदर जेनेटिक रूप से उपस्थित होता है जो क्रॉप के प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालता है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने पढ़ा दिया था क्लाइमेटिक फैक्टर। ये क्लाइमेटिक फैक्टर ढेर सारे थे। क्लाइमेटिक फैक्टर में कई सारे टॉपिक थे जिसको मैंने पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। एडेफिक फैक्टर पढ़ेंगे, बायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक फैक्टर पढ़ेंगे और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे। इतना जो बच गया था उस दिन, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा फैक्टर? एडेफिक फैक्टर। इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी समझते हो? जैसे एडेफिक से एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी होता है सॉइल का अध्ययन, ठीक। सॉइल का अध्ययन किया जाता है किसमें? एडेफोलॉजी में। तो सॉइल से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है, सॉइल से जुड़े जो भी क्वालिटी हैं जो पौधे के प्रोडक्शन पर या क्रॉप के प्रोडक्शन पर जो अफेक्ट डालती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, प्लांट ग्रो इन लैंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन सॉइल। जो भी हम प्लांट ग्रो करते हैं लैंड पर, वो कंप्लीटली सॉइल पर डिपेंड होता है। सॉइल जिस तरीके से रहे, अगर सॉइल फर्टाइल और प्रोडक्टिव सॉइल रहेगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर लेस फर्टाइल सॉइल है या लेस प्रोडक्टिव सॉइल है तो प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाएगा। ऑन व्हिच दे ग्रो, द सॉइल फैक्टर दैट अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ। अब वो कौन कौन से सॉइल फैक्टर हैं जो क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है सॉइल मॉइस्चर, दूसरा है सॉइल एयर, तीसरा है सॉइल टेम्परेचर, चौथा है सॉइल मिनरल मैटर, पांचवा है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, छठवा है सॉइल ऑर्गेनिज्म और सातवां है सॉइल रिएक्शन। ये 7 टाइप के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसमें? जो एडेफोलॉजिकल फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्ट करने वाला। अब सॉइल मॉइस्चर देखो किस प्रकार से अफेक्ट करता है। वाटर इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट व्हिच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सॉइल। देखो, किसी भी पौधे में सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है, चाहे कोई पौधा ले लो या कोई जीव ले लो, उसके अगर बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का अगर हम निकालें तो हमें मोर देन 70% क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो लगभग 70% हमें क्या मिलता है? पानी। तो ये हमें जो पानी मिलता है या पौधों को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? केवल और केवल सॉइल से मिलता है। जैसे हम लोग पानी पी के पाते हैं, उसी तरीके से पौधे अपने रूट मीडियम से एब्जॉर्ब करके पानी पाते हैं। और रूट मीडियम से एब्जॉर्ब करेंगे तो कहाँ से? अगर सॉइल में पानी रहेगा तभी तो एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए सॉइल मॉइस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, ये 3 प्राइमरी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये 3 चीजें नहीं रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए सॉइल में मॉइस्चर होना या पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब द मॉइस्चर रेंज बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज अवेलेबल टू प्लांट। देखो, जो फील्ड कैपेसिटी होती है, ठीक, किसी भी यानी कि टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी जो प्लांट की होती, किसी फील्ड की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी।
और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो होता है कि जब अगर उस पॉइंट से पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, पौधा डेड हो जाएगा। अब ये फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मैंने सॉइल साइंस में पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, मान लो ये पानी का मैंने पैमाना मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पानी है, पानी इस पैमाने के बीच में है, तो क्या होगा, ये पौधों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो क्या है, ये है फील्ड कैपेसिटी। इसके ऊपर जो पानी जाएगा वो पानी परकुलेट कर जाएगा या लीच कर जाएगा या तो इवापोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा, मतलब ये पौधों को मिलेगा नहीं इसके ऊपर अगर पानी चला गया। और ये वाला पॉइंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब इसके नीचे अगर पानी चला गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर पानी चला गया, तो क्या होगा, पौधा परमानेंटली विल्ट कर जाएगा, यानी कि वो सूख के मुरझुला के मर जाएगा पौधा। तो पानी उसी के बीच में होना चाहिए। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो पानी होता है, इसी को हम कहते हैं अवेलेबल वाटर, क्योंकि यही पौधों को प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। अब अवेलेबल मॉइस्चर विल बी मोर इन क्ले सॉइल देन सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें मॉइस्चर काफ़ी दिन तक रुक जाता है, जबकि बालू में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें पानी बहुत दिन तक रुकता नहीं है। अगर क्ले सॉइल में हम सिंचाई करते हैं तो 2-3 दिन तक पानी खेत में भरा रहता है, लेकिन अगर हम सैंडी सॉइल में सिंचाई करें तो 2-3 घंटे 5 घंटे में, यानी कि अगर हम शाम को सिंचाई कर रहे हैं तो हमें सुबह पानी नहीं मिलेगा खेत में, कितना भी हम भर देंगे वो सूख ही जाएगा। ठीक, क्योंकि सैंड की जो सैंडी सॉइल होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। अब सॉइल वाटर हेल्प इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग मिनरलाइजेशन। देखो, जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो भी ढेर सारे मिनरल मृदा में उपस्थित होते हैं, इनको पौधे ले पाएं, इनको पौधे एब्जॉर्ब कर पाएं, इसके लिए पानी इंपॉर्टेंट होता है। पानी में ही मिनरल जब घुल जाते हैं तो घुलने के बाद फिर उसी पानी के माध्यम से मिनरल पौधे के अंदर जाते हैं, इसीलिए पानी इंपॉर्टेंट है। अब इट इन्फ्लुएंस द सॉइल एनवायरनमेंट, ये जो होता है सॉइल के अंदर का मॉइस्चर, ये सॉइल के एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। जैसे इट मॉडरेट द सॉइल टेम्परेचर फ्रॉम एक्सट्रीम्स, ये जो पानी इसमें जो उपस्थित रहता है, ये सॉइल के टेम्परेचर को ना तो बहुत ज़्यादा होने देता है ना ही कम होने देता है। इसीलिए गर्मियों के समय में हम अगर खेत में बराबर सिंचाई करते रहते हैं तो मिट्टी ठंड रहती है, उसका टेम्परेचर कम रहता है। और वहीं ठंडियों के समय में जब हम पाला जब पड़ने लगता है, जब ओला ज़्यादा पड़ने लगता है, ज़्यादा ठंडी होने लगती है, तब फसलों को हम पाला से बचाने के लिए खेत में पानी लगाते हैं, जिससे जो एक्सट्रीम बिल्कुल चिलिंग टेम्परेचर है वो ना होने पाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरने ना पाए। ठीक, तो एक प्रकार से ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करता है पानी। अब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। अगर सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो पौधे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे पानी को, और पानी जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करेंगे, और न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, पौधे में एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट के आने जाने की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, तो जिससे पौधे को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। फिर अगला है सॉइल एयर। सॉइल में जो एयर होती है 25%, मैंने सॉइल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में बताया था कि 25% सॉइल एयर होता है। ये 25 से 50% के बीच में घटता बढ़ता रहता है। इसी तरीके से पानी, अगर पानी सॉइल वाटर बढ़ेगा तो सॉइल एयर घट जाएगा, अगर सॉइल एयर बढ़ रहा है तो सॉइल वाटर घट जाएगा। ठीक, तो ये 25 से 50 के बीच में दोनों रहते हैं, सॉइल वाटर और ये दोनों मिला के 50% एरिया कवर करते हैं। अब देखो, एयरेशन ऑफ सॉइल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय रूट। अगर मिट्टी में हवा नहीं रहेगी, मिट्टी में एयर नहीं रहेगी, तो वाटर का एब्जॉर्बेशन भी नहीं होगा। जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सीड का जर्मिनेशन भी नहीं होता है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन
इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ रूट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन होता है जो सॉइल एयर में पाया जाता है, देखो सॉइल एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, ढेर सारी नाइट्रोजन, ढेर सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो रूट के रेस्पिरेशन के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो हमें न्यूट्रिएंट देते हैं। हमें न्यूट्रिएंट देते हैं मतलब ऐसे समझो कि पेड़ पौधे को न्यूट्रिएंट देते हैं। हमें क्या देते हैं? हमें तो पौधों से मिल जाता है। तो पौधों को न्यूट्रिएंट कौन देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कंपाउंड न्यूट्रिएंट होते हैं इनको सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। कि कोई भी चीज का डिकम्पोजिशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। अब देखो, सॉइल एयर इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर द सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन इनसॉल्युबल मटेरियल टू सॉल्युबल साल्ट। सॉइल जो एयर होता है ये इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए, यानी कि न्यूट्रिएंट पौधों को कायदे से मिल पाए। क्यों? क्योंकि जो ये एयर होता है ये मिनरल का जो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है उसको इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है। जैसे कि जब मिनरल में वायु मिल जाएगा तो क्या होगा, जो अघुलनशील मिनरल है जो पानी में घुल नहीं सकते, हवा मिलने की वजह से ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं, यानी कि ये घुलनशील मिनरल बन जाते हैं। और घुलनशील बन जाएंगे तो पौधे इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के प्रॉपर डिकम्पोजिशन के लिए यानी कि प्रॉपर सड़ने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर एयर प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो कोई भी चीज कायदे से जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएगी। अब पोटैटो, टोबैको, कॉटन, लिनसीड, टी, लेग्यूम्स नीड हायर ऑक्सीजन। ये जितनी क्रॉपें होती हैं इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है इन सॉइल एयर, यानी कि मिट्टी में इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। राइस रिक्वायर्ड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। राइस के लिए, राइस क्रॉप के लिए ऑक्सीजन अगर कम भी रहेगा तो चल जाएगा। ऑक्सीजन कम क्यों चल जाएगा? इसको हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं। क्योंकि जहाँ हम राइस की क्रॉप ग्रो करते हैं मोस्टली वो वाटर लॉगिंग कंडीशन वाली सॉइल होती है। तो अगर पानी हरदम भरा रहेगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो सॉइल एयर की मात्रा घट जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर पानी बढ़ेगा तो हवा घट जाएगी, हवा बढ़ेगा तो पानी घट जाएगा। तो चूंकि पानी का कंडीशन है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो पानी बढ़ा जा रहा है, तो पानी बढ़ जाएगा तो हवा कम हो जाएगी। तो इसीलिए राइस को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राइस में ऑक्सीजन अगर कम है तो भी चल जाएगा। एंड कैन टॉलरेट वाटर लॉग्ड एब्सेंस ऑफ O2 कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर हो जाए, एक्सट्रीम वाटर लॉगिंग कंडीशन, तो जब एकदम से वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगा तो सॉइल में एयर बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, यानी कि सॉइल में एयर शून्य हो जाएगा, 0%। उस समय क्या होगा, ये राइस की क्रॉप ग्रो हो सकती है। ठीक, कुछ दिन तक, अगर 1-2 महीने तक राइस की क्रॉप में पानी भरा रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए? देखो, इट अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस गोइंग इन द सॉइल। देखो, हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, एक प्रॉपर टेम्परेचर होगा। एक प्रॉपर टेम्परेचर होने पर ही सॉइल कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक, कोई भी केमिकल या फिजिकल जो प्रोसेस होती है इसको सही से होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे मान लो कि जो हम खाना खाते हैं उसको पचने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी हम अगर खाना खा के धूप में चल देते हैं तो धूप में चलने की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे पेट में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए हमें खाना नहीं पचता है और हमें लूज मोशन हो जाता है। ठीक, तो ये सॉइल टेम्परेचर, ऐसे सॉइल में अगर टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब इट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट। जो सॉइल का टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा सॉइल का तो एब्जॉर्बेशन पानी का ज़्यादा होगा, और पानी का एब्जॉर्बेशन जब ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट्स यानी कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्बेशन भी ज़्यादा होगा।
वहीं अगर सॉइल का टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या होगा, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर ये भी कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो जो सॉल्यूट्स हैं इनका ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाएगा। अब it affect the germination of seed and growth rate of underground portion of crop like टेपियोका और स्वीट पोटैटो। ये जो सॉइल टेम्परेचर होता है ये जमीन के नीचे जो क्रॉप ग्रो होती है, चाहे टेपियोका हो, स्वीट पोटैटो हो, रेडिश हो, मूली हो, इन सब क्रॉप के लिए एक प्रॉपर सॉइल टेम्परेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला है soil temperature control the microbial activity and process involved in the nutrient availability। जो soil temperature control करना होता, जो soil temperature होता है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी और के प्रोसेस को भी सही करता है, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें उपस्थित होते हैं मिट्टी में वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए तो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर हम बहुत एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा गर्मी दे देंगे, मिट्टी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या घट जाएगी, और वहीं अगर बहुत ठंडा हो जाएगा तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो जाएगी। एक प्रॉपर टेम्परेचर जब रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम सही से कर पाएंगे, डिकम्पोजिशन का काम ठीक ठाक से कर पाएंगे। अब देखो अगला क्या है, कोल्ड सॉइल आर नॉट कंडक्टिव फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। कह रहा है कि जो कोल्ड सॉइल होती हैं यानी कि जिनका टेम्परेचर एकदम कम रहता है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चरल क्रॉप की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर कम रहेगा सॉइल का हरदम तो क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब सॉइल मिनरल मैटर, सॉइल के अंदर जो मिनरल मैटर होता है ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे या क्रॉप के प्रोडक्शन पर किस प्रकार इफेक्ट डालता है उसको देखते हैं। द मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। देखो क्या होता है कि मिनरल जो होता है ये कहाँ से मिलता है, रॉक के वेदरिंग से, यानी कि चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के स्वरूप ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और वही टुकड़े धीरे धीरे पानी के साथ सिंपल कंपाउंड बना के धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ते हैं, तोड़ते तोड़ते छोटे छोटे होते जाते हैं, और उसी तरीके से फिर यह क्या होता है, जो मिनरल मैटर है ये पानी में घुल जाता है और पौधों को मिल जाता है। अब दीज आर द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ये जो मिनरल होते हैं ये कौन कौन से, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, आयरन, ठीक, और पोटेशियम, ये सब तमाम प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं पौधों के लिए ये सब हमें मिनरल से प्राप्त होता है। अब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है ये किस प्रकार से मदद करता है किसी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। इट सप्लाई ऑल द मेजर, माइनर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट टू क्रॉप। देखो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर में चाहे मेजर न्यूट्रिएंट हो, चाहे माइनर न्यूट्रिएंट हो और चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में सब कुछ मिलता है, ठीक। और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये जो सॉइल टेक्सचर होता है, सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर, इसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में पढ़ा दिया है। तो ये जो सॉइल होता है सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर यानी कि खाद वाद हम डाल के सॉइल के टेक्सचर को हम सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये अगर हम ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपर मिट्टी में डालते रहेंगे बराबर तो क्या हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाएगी। जैसे कि सैंडी जो सॉइल होती है इसमें जब हम कद्दू वर्गीय फसल लगाते हैं, नदी के किनारे कद्दू वर्गीय फसलें खूब लगाई जाती हैं, ठीक, तो उस समय क्या करते हैं लोग कि जिस थाले में, मतलब जहाँ पे एक रिंग मेथड का थाला बना लेते हैं उसी थाले में 3-4 सीड सोन कर देते हैं, यानी कि बुआई कर देते हैं 3-4 सीड की। और बुआई करते समय उसमें गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद को कायदे से मिक्स कर देते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट मिल जाता है पौधों को, दूसरे जो बालू होता है उस बालू की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इट इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके लिए ये ऑर्गेनिक मैटर फूड का काम भी करता है। ऑर्गेनिक
acid released during decomposition of organic matter enable mineralization process, thus releasing unavailable plant nutrient। ये क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होते समय क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है, और जो ये ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है ये मिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि मिनरलाइजेशन करवाता है। फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, the raw organic matter in the soil is decomposed by different microorganisms which in turn release the plant nutrient। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये सब ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही डिकम्पोज किए जाते हैं, इसीलिए सॉइल में ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द माइक्रोब्स इन द सॉइल। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, ऐसे कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उनको रूट में रिलीज करते हैं, यानी कि वातावरण के नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक, एजोटोस्पाइरिलम हो गया। ये सब प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से सॉइल में मिक्सचर करते हैं, पौधों को उपलब्ध कराते हैं। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन सिम्बायोटिक होता है, एक सिम्बायोटिक होता है। तो जो सिम्बायोटिक होता है वो राइजोबियम है, और जो नॉन सिम्बायोटिक होता है वो एजोस्पाइरिलम होता है, इसको एजोटोबैक्टर भी बोलते हैं। अब सॉइल रिएक्शन यानी कि पीएच, सॉइल की पीएच कितनी है ये क्रॉप के प्रोडक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट डालती है। सॉइल रिएक्शन इन द पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल। ये पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सॉइल पीएच अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड न्यूट्रल सॉइल विथ पीएच 7 आर बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप। 6.5 से 7.5 पीएच वाली जो सॉइल होती है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी कि 6.5 से 7.5 के बीच का अगर सॉइल है तो ये ज़्यादातर क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है। सॉइल में भी एसिडिक, अगर 7 से कम रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा। न्यूट्रल, अगर 7 रहेगा एग्जैक्ट तो न्यूट्रल हो जाएगा। सेलाइन या एल्कलाइन, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो मिट्टी या तो सेलाइन हो जाएगी या तो एल्कलाइन हो जाएगी। अब सॉइल विथ लो पीएच इज इंजीरियस टू प्लांट ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। क्या होता है कि अगर सॉइल का पीएच कम हो जाएगा, सॉइल का पीएच अगर कम होता चला जाए, मान लो 4-5 पे पहुंच जाए, तो उसमें क्या होगा कि आयरन की उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी और एल्युमिनियम की भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इन दोनों की जो टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो पौधे कायदे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा उपलब्धता, मतलब इच्छा है 2 ही रोटी खाने की लेकिन खिलाया जा रहा है तुमको 10-10 रोटी, तो पेट खराब होना ही होना। इसी तरीके से ऐसा होता है। अब लो पीएच आल्सो इंटरफेयर विथ अवेलेबिलिटी ऑफ अदर प्लांट न्यूट्रिएंट। जो लो पीएच होता है ये इंटरफेयर करता है और भी जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी में ये अफेक्ट करता है। अब देखो बायोटिक फैक्टर क्या होता है। एडेफिक फैक्टर खत्म हो गया, अब हम पढ़ाएंगे बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट काज बाय अनदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट एंड एनिमल ऑन द क्रॉप प्लांट। जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं उस पे दूसरी क्रॉप का बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे अगर हमने मान लो बनाना की क्रॉप लगा दी है फील्ड में, ठीक, खेत में हमने बनाना की क्रॉप लगाई है, अगर उस बनाना की क्रॉप के बीच बीच में हमने बैगन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बैगन में निमेटोड लगता है। बैगन में निमेटोड लगेगा तो बैगन को खराब करेगा। उसके बाद जब बैगन खराब हो जाएगा तब वही निमेटोड किस पे चला जाएगा, केले पे भी चला जाएगा, तो केले को भी अफेक्ट कर देगा, ठीक, तो केले के प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर खेत में चूहे ढेर सारे हो जाएंगे तो फसल को काट काट के खा जाएंगे, फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, अपना अपना बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट डालते रहते हैं। इसीलिए बायोटिक फैक्टर जो होता है ये भी क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्लांट देखो किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं।
competitive and complementary in nature among field crop when grown together। कुछ फील्ड क्रॉप ऐसी होती हैं जिनके अंदर कम्पिटिटिव या कम्प्लीमेंट्री नेचर पाया जाता है। कम्पिटिटिव नेचर यानी कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को सहायता देंगे। ये पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और ये वाला नेगेटिव सेंस में। अब competition between two plants occur when tree is demanded for nutrient, moisture, sunlight, particularly when they are in short supply and when plants are closely spaced। जब पौधे पास पास में लगा दिए जाते हैं, दो प्रकार पास पास में लगा दिए जाते हैं, तो इन पौधों के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। किसके लिए? वो चाहे न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए हो, चाहे मॉइस्चर प्राप्त करने के लिए हो, और चाहे सनलाइट या एयर प्राप्त करने के लिए हो। इन सब चीज को प्राप्त करने की होड़ मच जाती है। तो जो पौधा ज़्यादा ले पाएगा वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, और जो नहीं ले पाएगा वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इससे भी प्रोडक्शन पर अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद व्हेन डिफरेंट क्रॉप ऑफ सीरियल एंड लेग्यूम्स आर ग्रोन टुगेदर म्यूचुअल बेनिफिट रिजल्ट इन हायर यील्ड। जब हम लेगुमिनस क्रॉप को और सीरियल क्रॉप को, यानी कि अनाज वाली फसल को और दाल वाली फसल को, यानी कि गेहूं के साथ हम मटर की अगर बुआई कर दें, गेहूं और मटर, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक, हमें एडिशनल इनकम भी मिल जाएगी और खेत की जो उर्वरा शक्ति है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि जो दलहनी फसल होती है इनके अंदर, इनके जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को दलहनी फसल की जड़ों में स्थिरीकरण करता है। ठीक, यानी कि उनकी जड़ों में लाकर फिक्स करता है। कंपटीशन बिटवीन वीड एंड क्रॉप प्लांट आर एज पैरासाइट, एग्जाम्पल स्ट्राइगा पैरासाइट वीड ऑन शुगर केन। देखो, कुछ ऐसे होते हैं कि वीड और क्रॉप, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगता है। जैसे कि मान लो आम का पेड़ ले लो, आम का पेड़ न्यूट्रिएंट ले रहा है मिट्टी से, लेकिन आम के पेड़ में ही बांदा लग गया है। ठीक, आरो बैंकी, तो ये क्या हो जाएगा? आरो बैंकी जब लग जाता है, बाना बाना गांव में कहते हैं, बांदा कहते हैं, ये जब लग जाता है तो जो न्यूट्रिएंट आम के पेड़ में होता है, जो आम ने अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब करके अपने शरीर में लाया है, उसको ये आरो बैंकी अपनी जड़ इसके अंदर घुसेड़ देता है, और अपनी जड़ आम में घुसेड़ देगा। आम के तने में, जैसे मान लो ये आम का तना है, ठीक, ये इतना मोटा सा आम का तना है, अब यहाँ आरो बैंकी लग गया, अब इसके अंदर आरो बैंकी ने अपनी पूरी जड़ें फैला दी, तो इसमें जो फूड मटेरियल जड़ों के माध्यम से यहाँ जमीन से जड़ से होते हुए यहाँ आएगा, इसको आरो बैंकी ले जाएगा। फिर आगे यहाँ जो आम की पत्तियां हैं यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से भी कंपटीशन होता है जो बहुत हार्मफुल होता है। फिर अगला है एनिमल। एनिमल किस तरीके से हार्मफुल होते हैं? सॉयल फाउना लाइक प्रोटोजोआ, निमेटोड, सेनेल्स, इंसेक्ट हेल्प इन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। ये जो इतने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिकम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाइल यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर लिविंग। ऑर्गेनिक मैटर इनके जीने के लिए भी आवश्यक होते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ, निमेटोड, ये जो होते हैं, ये जो हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं मिट्टी में, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे फार्म यार्ड मेडोल हो, गोबर की खाद, सड़ी खाद, ये सब चीज़ जो हम डालते हैं, इन्हीं को खा खा के ये प्रोटोजोआ, निमेटोड ये सब जीवित भी रहते हैं। इंसेक्ट एंड निमेटोड काजेस डैमेज टू क्रॉप यील्ड एंड कंसीडर एज हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जो इंसेक्ट होते हैं और निमेटोड होते हैं ये क्रॉप को डैमेज करते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को कम करते हैं, इसीलिए इनको हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। हनी बी एंड वस्प हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन एंड इंक्रीज यील्ड एंड कंसीडर एज बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। जो ये हनी बी होता है यानी कि मधुमक्खी, और वेस्प या हाउस फ्लाई, ये सब इंसेक्ट जो होते हैं ये बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं, और पॉलिनेशन बढ़ेगा तो सीड ज़्यादा बनेगा, और सीड ज़्यादा बनेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, अब बरोइंग अर्थवर्म facilitates aeration and drainage of the soil as ingestion of organic and mineral matter by earthworm result in constant mixing of these minerals in the soil। जो अर्थवर्म होता है यानी कि जो केचुआ होता है,
ये क्या करता है, मिट्टी में सुराख बनाता है, मिट्टी में होल करता है, ठीक, मिट्टी को खाता है और खा के होल बनाता जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर पानी बरसेगा तो पानी भी आराम से नीचे चला जाएगा, ठीक। इसीलिए अगर देखो कहीं अगर केंचुए वाली जमीन है, वहाँ पे पानी अगर बरसात हुई तो पानी भरा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पानी सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाता है अगर केचुआ वाली जमीन है जहाँ पे केचुए ढेर सारे हों, ठीक। उसके साथ साथ जब ये खाता है मिट्टी को, तो मिट्टी के अंदर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं इनको ये पचा लेता है, उनको अपना भोजन बना लेता है, और मिट्टी में जो मिनरल मैटर वेटर होते हैं इनको फिर बाहर निकाल देता है। ये पौधे के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ठीक। तो केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है इसी वजह से, ठीक। अब अगला है फिजियोग्राफिक फैक्टर। क्रॉप के प्रोडक्शन में फिजियोग्राफिक फैक्टर किस प्रकार से मदद करते हैं, इसको देखते हैं। टोपोग्राफी इज द नेचर ऑफ सरफेस अर्थ लेवल्ड और स्लोपी इज नोन एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि खेत किस तरीके से है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, ढालू भूमि है, ये किस तरीके से है, उसी को हम बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन इनडायरेक्टली। ये जो टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं ये क्रॉप के प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी, ढालूदार जमीन होगी, तो क्या हम वहाँ पर धान की खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धान को ज़्यादा पानी चाहिए, और अगर लेवल नहीं रहेगा, एक कायदे से लेवल्ड नहीं रहेगा मिट्टी अगर खेत, तो हम उसमें प्रॉपर पानी नहीं लगा पाएंगे। अगर हम पानी लगा नहीं पाएंगे तो हमको सही से क्रॉप नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड इंक्रीज इन एल्टीट्यूड causes a decrease in temperature and increase in precipitation and wind velocity। कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक, और हवा की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी और बरसात भी ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का किसी भी माध्यम से पृथ्वी पर आना, चाहे वो बर्फबारी हो जाए, चाहे ओला पड़ जाए, चाहे फुहारा हो, कोहरा हो, या पानी बरस जाए, किसी भी माध्यम से पानी पृथ्वी पर आए उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ों पर ऊंचाई होती है, तो जब हम ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा, टेम्परेचर घटेगा और पहाड़ों पे पानी बहुत बरसता है, प्रेसिपिटेशन खूब होता है, ठीक। ऐसे दोपहर को ऐसे देखोगे कि ऐसे सूरज निकला रहेगा, खूब कस के धूप रहेगी, बस इतने 2 घंटे के अंदर ओलावृष्टि होने लगी, तुरंत बर्फबारी होने लगेगी, समझ गए। और वहाँ पर हवाएं भी बड़ी तेजी से चलती हैं, बिल्कुल अच्छा सुंदर ठंडी ठंडी समीर हवा चलती रहती है, इसीलिए लोग घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पर। अब स्टीपनेस ऑफ स्लोप इट रिजल्ट इन रन ऑफ रेन वाटर एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल। ये क्या कह रहा है, स्टेपनेस ऑफ स्लोप, यानी कि जो मृदा का ढाल है, जो खेत का ढाल है वो कितना है, कम ढालू जमीन है या ज़्यादा ढालू जमीन है। अगर ज़्यादा ढालू जमीन होगी तो जब पानी बरसेगा, जैसे मान लो अगर इतना ढालू जमीन है, तो यहाँ का जो न्यूट्रिएंट होगा, जब पानी बरसेगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ के जो न्यूट्रिएंट है वो बह के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी इस जगह पर, और यहाँ न्यूट्रिएंट ढेर सारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी ये बड़ा नुकसानदेह होता है, हम प्रॉपर तरीके से इसमें खेती नहीं कर पाते हैं। अब एक्सपोज ऑफ लाइट एंड विंड, अगर ज़्यादा लाइट पड़े या ज़्यादा विंड पड़े तब क्या फर्क पड़ेगा। ए माउंटेन स्लोप एक्सपोज टू लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड मे रिजल्ट इन पुअर क्रॉप यील्ड। अगर सूखी सूखी हवा चलेगी, लू चलेगी, या लो लाइट इंटेंसिटी यानी कि दिन भर में कम लाइट आए, यानी कि जैसे ठंडी के मौसम में देखते हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे सूरज निकलता है, इतना ही धूप आती है, तो एक तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो गई। उसके बाद गर्मी के समय में विंड खूब ड्राई हो जाती है, खूब सूखी पवन चलती है, बिल्कुल ऐसे लू जिसे हम कहते हैं, ठीक। ये सब जो होता है ये क्रॉप की यील्ड को कम करवाते हैं। उसके बाद फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इसमें क्या होता है, सोशियो इंक्लिनेशन ऑफ फार्मिंग एंड मेंबर्स अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमारे पास कितने लेबर हैं,
जैसे मान लो कि हमने 1 हेक्टेयर चाय का बागान लगवा दिया, ठीक, 1 हेक्टेयर हमने चाय का बगीचा लगवा दिया, लेकिन हमारे पास प्लकिंग करने के लिए यानी कि चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए लेबर ही नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन वैसे ही घट जाएगा। तोड़ाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन हमारा घट जाएगा। अब appropriate choice of crop by human beings to satisfy the food and fodder requirement of farm household। appropriate हमें क्रॉप चॉइस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं मैदानी क्षेत्र में और आप चाह रहे हैं कि हम चाय की खेती करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाय की खेती के लिए ठंडा वातावरण चाहिए। पहाड़ों पर हम उसकी खेती कर सकते हैं, ठीक, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। ब्रीडिंग वैरायटी बाय ह्यूमन इन्वेंशन फॉर इंक्रीजिंग यील्ड एंड पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंट। ब्रीडिंग के थ्रू हम ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जिसका यील्ड ज़्यादा हो और इंसेक्ट पेस्ट के प्रति वो वैरायटी रेजिस्टेंट भी हो। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर जनरली डिसाइड्स द इनपुट रिसोर्सेज मोबिलाइजिंग एबिलिटी मार्जिनल स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फार्मर। किसी भी फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, फार्मर अमीर है या गरीब है, उसी प्रकार से वो खेत में इनपुट भी लगाएगा। जैसे अगर गरीब फार्मर रहेगा तो बहुत महंगी खाद रहेगी तो उसको नहीं डालेगा, ठीक। अगर गरीब फार्मर है तो वो प्रॉपर तरीके से खाद नहीं डालेगा, प्रॉपर तरीके से गुड़ाई नहीं करेगा, अच्छी वैरायटी का बीज नहीं ला पाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से जब ये सब नहीं कर पाएगा तो उसका जो यील्ड होगा वो कम हो जाएगा। जबकि जो अमीर फार्मर है, जो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो बढ़िया अच्छी वैरायटी का सीड लाएगा जिसमें उत्पादन अच्छा हो, अच्छे से वो खाद डालेगा, बीज डालेगा, ठीक, अच्छे से सब कुछ करेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिना पैसे को ध्यान में रखते हुए, तब उसका जो यील्ड होगा वो कैसा होगा, उसका यील्ड अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। ये आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन था ये खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सुगा एग्रीकल्चर प्रोसेस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।